राजस्थान साहित्य अकादमी के सभागार में अदबी उड़ान का जो ये भव्य 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, ये संयुक्त आयोजन के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी की भी सहभागिता रहेगी। आपको मैं ये बता दूं कि ये शायद अब तक के अदबी उड़ान का जो 9 अब तक हो चुके हैं, ये 10वां आयोजन हो रहा है और ये मेरी ज़िंदगी का भी बहुत ही बेहतरीन भव्य आयोजन होगा, क्योंकि अब 81 ईयर्स की उम्र के अंदर ये जो मैं आयोजन करने जा रहा हूँ, ये मेरे जो मित्र हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माहे माहिम राज्यपाल पंजाब, वो मेरे मित्र भी हैं और उन्हीं से आग्रह किया और एक ही आग्रह के ऊपर वो तैयार हो गए। तो वो आज ये आयोजन राजस्थान साहित्य अकादमी के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। मैं ये बता दूं कि अदबी उड़ान, जहां एक और अदबी उड़ान त्रैमासिक पत्रिका निकालती जा रही है 10 साल से, और आज उसका 40वां अंक भी तैयार हो चुका है। राजस्थान साहित्य अकादमी के अलावा दूसरी जगह भी, नेहरू हॉस्टल में भी, एग्रीकल्चर में भी मैंने ये आयोजन अदबी उड़ान के पुरस्कार और सम्मान का किया था, जिसमें भी महामहिम राज्यपाल जी, उनकी भागीदारी तो मेरे हर कार्यक्रम में रही है। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो मित्रता हमारी विद्या भवन टीचर्स कॉलेज से जो प्रारंभ हुई थी 1967 में बीएड के समय, वो आज भी कायम है और उनकी ये आत्मीयता है जो मुझे भी विवश करती है हर साल कार्यक्रम करने के लिए। और वो तो सहर्ष इस कार्यक्रम के किसी भी परिस्थिति हो, वो यहाँ पर अवश्य आते हैं। आप सभी बाहर से पधारे हुए जितने भी साहित्यकार हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, और इसी के साथ साथ स्थानीय जितने भी साहित्यकार हैं, उन सब का भी मैं हार्दिक आभार मानता हूँ। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जिस तरह से मेरे हर आयोजन में शरीक होते रहे हैं, आज भी आपने यहाँ आकर के जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं जितना भी कहूँ वो कम है। आपका ये आशीर्वाद, आपका यह साथ हमेशा बना रहे। इसी के साथ में मैं एक और निवेदन कर दूं कि आपके आज हमारे मित्र आदरणीय गुलाब चंद जी भाई साहब का 82वां जन्मदिन है। मैं और हम भाई साहब, हम 81 साल के हैं और ये इस उम्र में भी जितने एक्टिव हैं उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 माला जो केक है वो काट करके उनका सम्मान करके उनको ये मोमेंटो भेंट करके अदबी उड़ान अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आप सबका एक बार पुनः बाहर से पधारे हुए यहाँ के लोकल सबका एक बार हार्दिक स्नेह आभार। सबको वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे खुर्शीद से खुर्शीद साहब, राजस्थान साहित्य अकादमी
की बात है कि हमारे आदरणीय खुर्शीद साहब की बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध संस्था अदबी उड़ान के तत्वावधान में जो एक आयोजन होने जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि हमारे पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब हैं। और आज के अवसर पर जिन साथियों को सम्मानित किया जा रहा है वो बहुत ही बड़े गर्व की बात है। देश भर के, बाहर के, राजस्थान के बाहर के जो साहित्यकार यहाँ पधार रहे हैं, उनका सम्मान जो अदबी उड़ान के द्वारा किया जा रहा है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। मैं इस आयोजन के लिए खुर्शीद साहब को और राजस्थान साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान साहित्य अकादमी आप सभी आगंतुक का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती है। उड़ान के सम्मान समारोह में राजस्थान साहित्य अकादमी की सहभागिता में जो आयोजित किया जा रहा है सम्मान समारोह, वह एक अपूर्व समारोह है। परिचय, मैं डॉक्टर प्रकाश नेमरानी राजस्थान साहित्य अकादमी से 27 वर्ष की सेवाएं दे चुका हूँ। खुर्शीद जी जो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, आपकी पुस्तक का विमोचन है आज। और महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया राज्यपाल पंजाब के पधार रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष, इस बार भी किया जा रहा है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वह प्रतिवर्ष इसी तरह का आयोजन करते रहें और पुस्तक प्रकाशित करते रहें। धन्यवाद। तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित संयुक्त तत्वाधान में आज अदबी उड़ान का भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। धीरे धीरे देखिए सभी अतिथि गण पधार रहे हैं, सभी का पदार्पण हो रहा है और सेवाएं यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। परिवार के सब सदस्य लगे हुए हैं। अरे मैंने वापस करेक्शन करके यहाँ सुबह आके एड्रेस लिखा है। हाँ अभी देखा, फिर मैंने कहा आपने अभी देखा गलत। क्वेश्चन भी तो पूछो। अच्छा वो आपको बुरा लगा, मेरे को भी ध्यान नहीं। भैया क्वेश्चन पूछो। आज अदबी उड़ान की तरफ से जो वार्षिक पुरस्कार समारोह होता है वो उसका आयोजन होने वाला है, और उसकी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि साहित्य कम से कम 12 साहित्यकारों को अलग अलग तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे आज। और उसके साथ ही आज जो एक विशेष अंक जो निकल रहा है वो भारत दर्शन के नाम से निकल रहा है। अदबी उड़ान का जो अक्टूबर का अंक जो निकल रहा है वो, उसमें पूरा साहित्य जो है करीब करीब वो अलग अलग विधाओं में, आलेख भी होंगे, कविताएं भी होगी, वो पूरे भारत दर्शन पर ही होगा। तो देखते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अदबी उड़ान को और शेख साहब को शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, लोकजन सेवा संस्थान अध्यक्ष। नहीं हम कुछ नहीं लाए। थोड़ी आप लाओ ना। नमस्कार, मैं श्याम मटपाल, अदबी उड़ान से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज इनका वार्षिक सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें पंजाब के राज्यपाल आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया पधार रहे हैं। देश के जो है बहुत ही प्रतिष्ठित और नामी साहित्यकार भी यहाँ आ रहे हैं और बहुतों का इसमें सम्मान भी हो रहा है। तो ये अपना आप में एक अनूठा, इसमें खुर्शीद जी का जो प्यार, जो स्नेह है वो वास्तव में लाजवाब है, बेमिसाल है। और उन्हीं का आग्रह है, उन्हीं की जो है आदेश पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ही यादगार रहेगा। मैं खुर्शीद साहब को, अदबी उड़ान को और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने श्याम मटपाल बोला, मैं शुरू में श्याम मटपाल बोल रहा हूँ। मैं श्रीमती लक्ष्मी आसवानी, अरबी उड़ान के फंक्शन में हम सारा ग्रुप, हमारा सुरों की मंडली का श्री संस्थापक श्री मुकेश माधवानी की तरफ से हम यहाँ आए हैं, और पंजाब के राज्यपाल जो श्रीमान
गुलाबचंद कटारिया जी हैं, उनसे हम संगीत संग्रहालय के लिए मांग करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं और हम उन्हें ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उदयपुर में एक संगीत संग्रहालय बनाएं। धन्यवाद। मैं हाजी मोइनुद्दीन XPA एडीएम सिटी उदयपुर। आज हम सभी संगीत संग्रहालय के लिए उदयपुर में स्थापित हो, उसके लिए हम माननीय आदरणीय गुलाबचंद जी कटारिया साहब को ज्ञापन देंगे, मुकेश जी माधवनी साहब के नेतृत्व में। और खुर्शीद साहब ने भी हमें बुलाया है अदबी उड़ान के लिए, तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया और इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करें तो उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद। मैं सचिन मेघानी सुरों की मंडली का सदस्य हूँ। हमारे संस्थापक श्री मुकेश माधवानी जी आज हमारे यहाँ गुलाबचंद कटारिया जी से ज्ञापन देंगे। उनको प्रस्तावित हमारा जो संगीत संग्रहालय है उसकी डिमांड के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, सुरों की मंडली के सदस्य। और हमारे संस्थापक श्री मुकेश जी माधवानी मुख्य अतिथि के रूप में अभी आ रहे हैं और गुलाबचंद कटारिया जी से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही सुंदर आयोजन अदबी उड़ान द्वारा। और देखिए खुर्शीद साहब बड़े भाव के साथ। हाजी साहब कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा है। हर साल हमारे ये बड़े ब्रदर खुर्शीद शेख खुर्शीद, ये साहित्यकार हैं, शायर हैं। ये एक इनकी पत्रिका निकलती है अदबी उड़ान के नाम से, जिसके अंदर बहुत से साहित्यकारों और शायरों को और सबको इनवाइट किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। और उसके साथ साथ हमारे गुलाब जी की ये पुराने ख़ास मित्र हैं। ये इनका हर फंक्शन में इनके जब भी जो भी कैसा भी फंक्शन होगा, छोटा हो बड़ा हो, गुलाब जी कटारिया जी तो उनको आना ही आना है। और वो आते हैं, इनको भाई मानते हैं, अपने भाई की तरह समझते हैं और इनके प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। धन्यवाद। हैया हो हैया, हैया हो हैया, भूखा है बाबा नंगी है मैया। हैया हो हैया, हैया हो हैया, धरती पे हमने कॉलेज बनाया, कॉलेज में हमने लड़के पढ़ाए, जैसी पढ़ाई वैसे पढ़ैया। हैया हो हैया, हैया हो हैया। अजीत सिंह खींची है। मैं सुरों की मंडली और लफ्ज़ों की महफिल और मुस्कान क्लब का मेंबर हूँ। 2 लाइन सुनाता हूँ मैं आपको। अब वो वक्त ही गुजर गया जब तुम्हारी हसरत थी हमें, अब तुम खुदा भी हो जाओ तो मैं सजदा न करूँ। मैं शकुंतला सोनी साहित्यकार हूँ। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम है हमारा अदबी उड़ान का, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्यकारों का सम्मान हो रहा है। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुलाब जी कटारिया हैं और बहुत ही शानदार ये हर साल एक कार्यक्रम होता है। क्या पेश करूं? तेरा हाथ जब तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था मेरे ही दिल में। ये मगरूर आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इसके है सदके उतारे। डॉक्टर शाहिद इकबाल शेख, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। चंद रोज़ा ये जिंदगानी है, मौत एक दिन तो आ ही जानी है। किस लिए ज़िंदगी में है फुरक़त, फिर ये आपस की खींचातानी है। कुछ तो जीते जी काम हो जाए, कुछ तो दुनिया में नाम हो जाए। क्या नतीजा है ऐसे जीने से, हस्ती यूं ही तमाम हो जाए। काफ़ी और हाँ भाई, अदबी उड़ान का जो मामला है बड़ा बढ़िया है साहब। इससे तो साहित्य की, अदब की बहुत तरक्की हो रही है और बहुत बड़ा काम हो रहा है ये। और हमारी नेक ख्वाहिशात है कि इसी तरह तरक्की करती रहे। मैं रहूं न रहूं, लेकिन ये उड़ान इसी तरह परवाज़ करती रहे। ठीक है। मुझे डॉक्टर इसाक फुरकत कहते हैं और इसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए हाजिर हुआ।
कैमरा चल रहा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलसि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आयोजन के आप सभी सहभागी बने हुए हैं। आज आपका शायद 82वां जन्मदिन है। सही है, मैं 81 का अभी अब मई में बना चुका हूँ, तो साहब हंसे थे कि मेरा 81वां जन्मदिन। जो साहब ने कहा अरे यार खुर्शीद जी मेरा भी 81 साल में ही है, अब मैं 82 में अब पहुंचूंगा। मैंने कहा बस तो फिर ठीक ही है साहब, अपन साथ के साथ है। आज यहाँ पर आपसे मैं सबके सामने एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज आपका जन्मदिन का केक भी यहीं पर काटा जाएगा। उस वक्त आप करतल ध्वनि के साथ में हैप्पी बर्थडे भी आप दे सकते हो, जन्मदिन की मुबारकबाद भी दे सकते हो। मैंने तो यहाँ पर्दे पे ही जन्मदिन की मुबारकबाद दे दी और साहब को बता भी दिया कि ये देख लो आपके लिए, यहाँ पर भी मैंने अंकित कर दिया है। मैं ज्यादा टाइम तो अब ले नहीं सकता क्योंकि साहब को बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है। 2015 से जब से ये कार्यक्रम शुरू किया है, पहला जब फंक्शन हुआ था आपकी मौजूदगी उसमें भी थी। आज ये 10वां कार्यक्रम हो रहा है अदबी उड़ान का, साहित्यकारों का सम्मान वगैरह का। आपका मुश्किल से 1 या 2 कार्यक्रम में नहीं आए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कम से कम साहब का प्रोग्राम में मेरे 15 या 16 कार्यक्रम की भागीदारी रही है। यूं समझ लीजिए कि अदबी उड़ान गुलाब जी के अलावा पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। आपकी मौजूदगी तो हर हालत में होती है। पूरी एक टीम हमारे साहब के साथ होती थी, लेकिन अब थोड़ा प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन साथ बैठेगा उनके लिए। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतनी बड़ी राजनीति हस्ती और वो आज भी मेरे एक तुच्छ निवेदन के ऊपर यहाँ पर कार्यक्रम में आ जाते हैं, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। साथ ही में जिन साहित्यकार बंधुओं का, बहनों का जो यहाँ पर आज सम्मान किया जाएगा, पुरस्कृत जिनको किया जाएगा, वो तो यूं समझिए कि बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि वो आज आदरणीय माननीय राज्यपाल जी के हाथों वो प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। एक बार उन सब साहित्यकारों के लिए भी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद। वाकई में माननीय हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया की यहाँ उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अब कार्यक्रम को तेज गति में आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा की विकास यात्रा पत्र वाचन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्रीमान श्याम मटपाल जी साहब को कि आप आएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं खड़ा हूं यहाँ पर पत्र वाचन हिंदी भाषा की विकास यात्रा के लिए। मैं इस पर चर्चा करूं उससे पहले जो मुख्य तथ्य हैं आज उनको उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आज हिंदी 150 देशों और 200 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। हिंदी बोलने, लिखने और सुनने वाले कम से कम 100 करोड़ से लोग अधिक हैं। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर कम से कम 70 करोड़ लोग इसका जो उपयोग करें हिंदी का, और टीवी पर हिंदी के कार्यक्रम देखने वाले करीब 90 करोड़ लोग हैं। हिंदी सिनेमा देखने वाले करीब 30 करोड़ लोग हैं और हिंदी में प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं करीब 56,000 हैं।
इसी प्रकार ऑल इंडिया रेडियो के 591 रेडियो स्टेशन हैं जिनमें अधिकतर हिंदी भाषा में प्रसारण हो रहा है। ऐसे ही एफएम के करीब 388 एफएम स्टेशन हैं, उनमें भी अधिकतर हिंदी संगीत बज रहा है। और ये कार्यक्रम कम से कम 115 देशों में 115 शहरों में से प्रसारण हो रहा है। अब मैं हिंदी के विकास यात्रा की बात करूं तो इसको मुख्य रूप से 9 भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न प्रकार से है। पहला, आदिकाल, करीब 1000 साल पूर्व ईस्वी पूर्व हिंदी का प्रारंभ अपभ्रंश भाषाओं से हुआ जो संस्कृत और पाली प्राकृत भाषाओं से विकसित हुई। राजभाषा हिंदी का मूल आधार स्वर श्रेणी अपभ्रंश से माना जाता है। इसी समय इस भाषा को हिंदी या खड़ी बोली कहा गया। दूसरा, प्रारंभिक हिंदी, ये 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक की बात है। इसे आदिकाल या वीर कथा काल भी कहा जा सकता है। इस काल की भाषा ब्रज और अवधि के निकट थी। इसमें प्रमुख जो रचनाकार हुए वो चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज दासो लिखा, सहरप्पा और विद्यापति हुए। तीसरा जो मुख्य काल रहा भक्ति काल, वो सन 1350 से लेकर 1700 ईस्वी तक रहा। इसमें हिंदी साहित्य और भाषा को अत्यंत समृद्धि इसी काल में मिली। इसमें प्रमुख जो रचनाकार जो कवि थे वो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा आदि कवियों ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। इसको भक्ति काल कहा जाता है। इसी काल में अवधि, ब्रज और भोजपुरी जैसी बोलियों में काव्य रचनाएं हुई। चौथा, रीतिकाल। रीतिकाल जो 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक है। जो काल श्रृंगारिक काव्य और दरबारी भाषा का काल था। हिंदी अब काव्य के साथ साथ साहित्य के भाषा के रूप में उभर रही थी। इस काल के प्रमुख रचनाकार भूषण, बिहारी और केशवदास रहे। अगला काल जिसे हम आधुनिक हिंदी का काल कहते हैं, यह सन 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा। इसमें मुख्य रूप से भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम आता है। इसमें पत्रकारिता, नाटक और निबंध का विकास हुआ। छठा, द्विवेदी युग। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सामने आया। सातवां, छायावाद काल। हिंदी कविता में भावनात्मक गहराई और सौंदर्य बोध का विकास हुआ। इस काल में जो प्रमुख जो कवि हुए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा और निराला। उसके बाद 8वां जो आया प्रगतिवाद, जिसमें नई कविता और समकालीन हिंदी का विकास हुआ 1940 के बाद। इसमें प्रमुख रूप से प्रेमचंद जैसे साहित्यकारों ने गद्य और यथार्थ और समान कर लाया। प्रगतिवाद, अस्तित्ववाद, नई कविता, नई कहानी, सांकेतिकता आदि आंदोलनों ने भाषा को आधुनिक दृष्टिकोण दिया। और अंतिम है हिंदी का वैश्विक प्रसार। हिंदी अब केवल भारत तक सीमित नहीं, जो विश्व के अनेक देशों में बोली और पढ़ी जा रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्मों, डिजिटल इंडिया के जरिए हिंदी का प्रभाव बहुत बड़ा है। भारत सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास भी जारी है। वैसे मेरा लिंक का थोड़ा लंबा है, लेकिन जो समय की जो है महत्व को देखते हुए, समय को देखते हुए मैं अंत में निष्कर्ष की बात कर रहा हूं कि हिंदी एक जीवन, समृद्ध और लगातार विकसित होती भाषा है। यह न केवल एक संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और आत्मा का प्रतीक भी है।
भारत एक ऐसा देश है जहां भाषाओं की विविधता है, यहाँ की हर भाषा का अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैंने पहले कहा था कि 150 से ज्यादा देशों में बोली जाती है और दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो मेरे बताया कि 100 करोड़ से बोलते हैं और हिंदी का विकास अब जो है दक्षिण भारत में भी बहुत हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा विशेष रूप से कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है मोरारजी देसाई की जो है सरकार में विदेश मंत्री थे, उन्होंने पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया। और आज जो है कम से कम 58 देशों की यात्रा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, और जिस देश में जाते हैं वो हिंदी में बड़े गर्व के साथ वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं और हिंदी का नाम बहुत रोशन किया उन्होंने। मैं अंत में जो है एक जो है दो ही गुण बोलना चाहूंगा जो समसामयिक है, तो जो है इस हिंदी के लिए एक हिंदी सूरज सी किरण, हिंदी सूरज सी किरण पहुंची कितनी दूर, हिंदी सूरज सी किरण पहुंची कितनी दूर, मोदी जी को नमन है, मोदी जी को नमन है, मंचों पर भरपूर, मंचों पर भरपूर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी की विकास यात्रा हमें बताई। हिंदी महज एक भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान है। हिंदी से ही हम सब, हिंदी से ही भारत की शान है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ तेजस्वी व्यक्तित्व, अनुपम और स्टेज युक्त वाणी के धनी माननीय मुकेश माधवानी जी से कि आप आए। इंडिया के अच्छे साहित्यकार उस परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आज। भाई साहब माफी चाहूंगा, भाई साहब बोल रहा हूँ, फूफा साहब भी बोल सकता हूँ कि खुशी जी ने बोला कि आज परिवार का प्रोग्राम है तो पारिवारिक प्रोग्राम है, मैं फूफा साहब को भी बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि जब आपका जन्म हुआ होगा तब आपकी मम्मी पापा ने क्या नाम सोच के रखा होगा, बट जो मैं समझता हूँ कि गुलाब का जो फूल है दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, उसकी जो खुशबू, आई एम श्योर कि आप सबको पता है कि जब भी हम उसको गुलाब को लेते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छी होती है, उसका बहुत अच्छा गुलकंद बनता है। जब आप उसको लेंगे तो उसका बहुत मीठा स्वाद आता है। तो मैं आपके मम्मी पापा को नमन करता हूँ सर इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने जब भी आपका नाम गुलाब सोच के रखा होगा। मुझे नहीं पता कि उनके जन्म के समय को ये पता होगा कि ये जो बच्चा हमारे घर में जन्म दे रहा है ये गुलाब की तरह परिपक्व होगा नहीं होगा, नाम करेगा नहीं करेगा, बट पूरा भारतवर्ष ब्लेस्ड है। भाई साहब की जो आपकी खूबसूरती है, आपका जो स्वाद है, आपका जो यश है, आपके नाम को बिल्कुल चरितार्थ करता है। तो ये एक तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दूसरा एक मैं प्रज्ञा मैम के लिए भी बोलना चाहूँगा कि मैम को मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में देखा है, हमारे समाज के भी प्रोग्राम में आते हैं। मैम से कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। लास्ट अभी मैं किसी पर्सनल काम से गया था, PhD चैप्टर के नाम से, तो मैम को मैंने इसे इंटरेस्ट की मैम मुझे संगीत संग्रहालय का, मैं मैम सच में नतमस्तक हूँ, बिल्कुल सरस्वती माँ और देवी माँ का रूप है मैम। जितना मन से आपने पूर्ण सूर्य की मंडली परिवार को सुना, हमारी बात को रखा, और इस चीज में मैम मतलब मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने हमारी पूरी टीम को बोला कि प्रज्ञा मैम क्या चल रहे हैं तो सब कही था कि डिविजनल कमिश्नर है, इतनी बड़ी अधिकारी है, आपको हमको सुनेगी क्योंकि आप हम तो एक कॉमन मैम है, पर मैम आप इतना मन से आपने हमारे सब कुछ सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ में उदयपुर के लिए जैसे भाई साहब का इतना अच्छा मन रहता है, जो मैं समझता हूँ डॉक्टर नर्स समझ के पता कर लेता है। कुछ समय पहले UCCI में मुझे मौका मिला था संगीत संग्रहालय की बात रखने का। जैसे ही मैं फूफा के पास गया कि मैं संगीत संग्रहालय की बात करना चाहूँ, इमीडिएट आके मुझे बोला कि पारस में तुम पता करो, पारस में मीरा कला मंदिर है, वहाँ तुम प्लान कर सकते हो। तो ऐसा आपकी जो इस एज में पकड़ है चीजों की समझ है, मैं नतमस्तक हूँ, बहुत अच्छा था। तो मैं एक चीज बिकॉज ऑफ मुझे लोग फिल्मी कहते हैं, इस मंच के माध्यम से हमें ही समझाया गया कि अगर किसी चीज को आप चाहते हो तो कायनात साथ देती है। मैं एक निवेदन और आग्रह इस मंच के माध्यम से करूंगा कि अगला 11वां जब भी अदबी उड़ान आप करें
अगर आपका मार्गदर्शन और ब्रांड भी अगर सपोर्ट करें तो 1 साल में अगर संगीत संग्रहालय की स्थापना की कुछ मूवमेंट हो तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को करें और जितना भी खर्चा होगा वो हमारी तरफ से होगा। मैं बस इस मंच के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना, आप इतने अच्छे सब साहित्यकार हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे बोलने के लिए 2 वक्त दिए गए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और जैसा कि आपने कहा कि आप कॉमन मैन हैं, बट आई मस्ट से यू आर अ चेंज मेकर, जो कि उदयपुर में बहुत अच्छी मुहिम लेकर आ रहे हैं। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। मैं सोचता हूँ कि अदबी उड़ान के माध्यम से इन्होंने एक तरह से जिस तरह से अपनी कलम को भी ऊंचाई देने का प्रयास किया और जिन्होंने अपनी कलम के आधार पर भविष्य के बच्चों को एक दिशा देने का प्रयास किया, उनका सम्मान करने का कार्यक्रम में पिछले 10 साल से कर रहे हैं। मैं प्रयास करता हूँ, इसलिए नहीं आया मैं महामहिम हूँ, मैं इसलिए आया कि खुर्शीद जी का एक सहपाठी हूँ और मैं हमेशा इसी इच्छा से आता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा महामहिम का पद है ये तो आता जाता रहने वाला है और मैं इसका सहपाठी हूँ, ये आता जाता नहीं रहेगा। तो जब तक ये और मैं दोनों रहेंगे हमें अपनी याददाश्त बनी रहेगी सच में। और इसके कारण से मुझे बहुत आनंद आता है कि मेरा एक मित्र, बैठ जाओ आप, मुझे पता नहीं था फिर आ जाना, आप भी बैठो पड़ गए, कि अपनी लेखनी का एक अध्यापक होने का अच्छा परिचय देगा। हम अपने बच्चों को तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन बच्चों को तो कुछ को ही पढ़ाते हैं, लेकिन लेखनी के द्वारा जो लिखा जाता है वो पीढ़ियों को पढ़ाता है। तो इसके कारण से हमारे देश की रचना में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा है तो ये किसी न किसी लेखक का, चाहे वो कविता के माध्यम से, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे अपनी लेखनी के माध्यम से। महाराणा प्रताप के जीवन में भी जब बहुत संकट का समय आया तब उनके एक चारण ने उनको ये समझा दिया कि आप हो कौन, इसका ख्याल रखो। और वो सुनने के बाद उसको फिर से अपना अतीत याद आ गया। तो कई बार आने वाली पीढ़ियों को अतीत और वर्तमान को जोड़ने की ताकत किसी में है और उसके आधार पर भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं, ये उस लेखक और विचार के जो मन में उठता है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि मेरी लेखनी से कितने खुश होंगे और कितने इसके कारण से मेरे से दुखी होंगे। और इस लेखनी ने ही देश के सारे 1000 वर्षों के जंग को लड़ा है। लेखनी के आधार पर ही विद्वान तैयार होते हैं। देश के लिए न्यौछावर होने वाले लोगों को भी अगर कोई तैयार करता है तो कोई न कोई लेखनी का चमत्कार होता है, जिसको पढ़ करके आदमी ये सोचता है कि आखिर मेरा जीवन है किसके लिए। तो मैं सोचता हूँ हमारे देश में लेखक के विचारों का हमेशा सम्मान होता है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो चाहे मेरे विरोध में भी हो। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जा रही है दुनिया तो उसको सचेत करने का काम करता है। जिसके बारे में कहा वो भले मत हो, लेकिन संपूर्ण समाज उस पर सचेत हो जाता है तो उस व्यक्ति को एक न एक दिन अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि लेखनी बिकने वाली चीजें नहीं है। लेखनी मन से लिखी जाने वाली चीज है। उसके पीछे उसका जीवन और उसकी तपस्या बोलती है, उसका सोच बताता है। तो मैं सोचता हूँ ये वास्तव में मेवाड़ की धरती इतनी महान रही तो उसमें भी यहाँ के उन लेखक और कविता और संगीत बनाने वाले लोगों की है। और मनीष जी, आप जो कोशिश कर रहे हो कि उदयपुर में संगीत का कोई स्थान बने, तो आपका प्रयत्न आप जारी रखें। मदद करने वाले हम सब लोग आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि उदयपुर को एक ऊंचाई मिले। मैंने अपने मित्रों को कहा कि मेरे को ये जो बहुत ज़्यादा
नाटकबाजी मेरे पसंद नहीं आती। मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ। जितने जिंदगी सादगी से चलेगी उतना ही आनंददायक जिंदगी गुजरेगी। ये कभी भी निराश नहीं करेगी। निराश तो कभी प्राप्त हो जाता है और फिर खो जाता है तो आदमी अपने आप डाउन हो जाता है। जब हमारे पास है ही नहीं, यही सोच करके चलते हैं तो हमें और किस बात की चिंता रहती है। तो मैं सोचता हूँ खुर्शीद जी ने लगातार अपनी इस अदबी उड़ान के माध्यम से पता नहीं कितने साहित्यकारों को मुझे सम्मान करने का अवसर देकर के वो सम्मानित नहीं हुए। हम यहाँ की धरती के लोग सब सम्मानित हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्थान पर अपने अपने प्रयत्न से जो कुछ भी ऊंचाई की ली है उनको ढूंढना, ये भी एक बहुत कठिन काम है। सम्मान कर देना बहुत आसान है, सम्मानित होने वालों व्यक्तियों को ढूंढना ये सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। तो आपने और आपकी टीम ने है ना देश भर के लोगों को, ऐसे लोगों को चयनित करके यहाँ सम्मानित करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और भाई खुर्शीद जी, तुमसे यही तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक अपना सहपाठी मान करके ही चलते रहना। ये महामहिम वाला पद कोई ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अपन को ज्यादा दिन तक टिकने वाले हैं अभी तक। आज जो जन्मदिन मना रहे हैं ना, वो इतने आनंद से इसलिए मना रहे हैं कि कोई न कोई प्रभु का और जनता का आशीर्वाद है, इसलिए स्वस्थ है, मस्त है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। इससे कारण से अपनी यात्रा को पूरी करने का प्रयास करें। और मैं हमेशा अपना जन्मदिन मनाने के लिए और कहीं नहीं जाता हूँ। मैं अपनी जनता से आशीर्वाद लेने आता हूँ जिसने मुझे एक बालक की तरह से पाल करके राजनीति में 40-45 साल की उम्र से बड़ा किया। ये सारा उसका प्रताप। इसके कारण से मैं उस जनता को और मेरे उन कार्यकर्ताओं को कि उनके भाग्य में महामहिम बनना नहीं लिखा, पर वो भी मेरे लिए उतने आदरणीय है कि उन्होंने मुझे महामहिम बना दिया। मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ। कभी भी मेरे व्यवहार में ये नहीं आ सकता कि मैं महामहिम बन गया तो इसलिए हरीश जी मेरे से बहुत छोटे हो गए, ऐसा नहीं है। मैं आज भी उनको उतना ही प्यार करता हूँ जितना आज से 30 साल पहले एक कार्यकर्ता के रूप में उनको मैं प्यार करता था। तो सच में खुर्शीद जी, आपने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, आपका बहुत बहुत सम्मान। और प्रज्ञा जी भी आज यहाँ बैठी है। मैं चाहता हूँ कि 2-5 मिनट आप बोलो तो फिर मैं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम मैंने 2 बजे का दे रखा और लगातार आप मेरा टेस्ट कर रहे हो कि मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। सवेरे 7 बजे से जयपुर से निकला हूँ, अभी तक जो है ना रुकने का काम नहीं बढ़ा। 10 मिनट जरूर थोड़ा सा भोजन किया, वहाँ जरूर रुके, बाकी तो खड़े के खड़े कर दिया। और फिर बार बार जो है ना गला झुकाना पड़ता है। मैंने कहा यार, मेरे को आपका स्वागत करना आसान लगता है और आप मेरा स्वागत करते हो, मैं बार बार गला उड़ाता हूँ तो मेरे ये पीठ में दर्द हो जाता है। अब इस पर भी तो दया करो मुझ पर। पैसे में बल है, उसने कहा पैसे में बल है। मैंने कहा हट पगले चल है। उसने कहा पैसे में बल है। मैंने कहा हट पगले चल है। उसने कहा उसके बुढ़ापे पर मत हंसना। उसके बुढ़ापे पर मत हंसना। उसके बुढ़ापे पर मत हंसना। तेरा भी तो यही कल है। उसके बुढ़ापे पर मत हंसना। तेरा भी तो यही कल है।
नाम से तेरे फेंका जो कंकर, नाम से तेरे, नाम से तेरे फेंका जो कंकर, नाम से तेरे फेंका जो कंकर, नदियां में अब तक हलचल है, नाम से तेरे फेंका जो कंकर, नदियां में अब तक हलचल है। और शेर, उसने कहा हम तुम पर मरते, उसने कहा हम तुम पर मरते, उसने कहा हम तुम पर मरते, मेरे लिए तो यही अटल है, उसने कहा। और ये कोरोना में लिखा हो शेर स्पेशल करके, हर घर में जब हो मायूसी, हर घर में जब हो मायूसी, हर घर में जब हो मायूसी, कैसे कह दूं सब मंगल है, हर घर में जब हो मायूसी, कैसे कह दूं सब मंगल है। और का होता है, जीना है तो खुल के जी ले, जीना है तो, जीना है तो खुल के जी ले, जीना है तो खुल के जी ले, जैसे मधु ये आखिरी पल है, जीना है तो खुल के जी ले, जैसे मधु ये आखिरी पल है, उसने का। शुक्रिया। के लिए धड़कना जरूरी है, कि जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है, न गुनगुनाओगे तब तक गजल अधूरी है, कि जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है, न गुनगुनाओगे तब तक, न गुनगुनाओगे तब तक गजल अधूरी है, कि जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है। शेर देखिएगा, करीब मंजिले मकसूद यूं लगे मानो, करीब मंजिले मकसूद यूं लगे मानो, हिरन की नाफ में पोसीदा कस्तूरी है, हिरन की नाफ में पोसीदा कस्तूरी है, न गुनगुनाओगे तब तक गजल अधूरी है, कि जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है। और बता, भटक न जाए कहीं हम कभी ये गुप्तेश्वर, भटक न जाए कहीं हम कभी ये गुप्तेश्वर, भटक न जाए कहीं हम कभी ये गुप्तेश्वर, सफर में आप सा एक राहबर जरूरी है, सफर में आप सा एक राहबर जरूरी है, न गुनगुनाओगे तब तक
गजल अधूरी है कि जैसे दिल के लिए धड़कना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब पुष्कर गुप्ते साहब, आपने तरुणों में बेहतरीन गजल सुनाई और को चहचहाते परिंदों के खानदान देता है। छोटी छोटी 2-3 क्षणिकाएं हैं। जो लोग पेड़ काटते हैं, वो लकड़ी नहीं धरती का बलिदान काटते हैं। घबराइए मत, मुश्किलें हर दौर में खड़ी रही हैं। घबराइए मत, मुश्किलें हर दौर में खड़ी रही हैं। पहले नदी पार करना मुश्किल था, आजकल सड़क पार करना। और एक हमारे मिजाज का है, अर्थव्यवस्था अनवरत चलती है। दिन में मजदूर चलाते हैं, रात में चोर चलाते हैं। और अंतिम क्षणिका है, क्योंकि समय काफी हो चुका है। खुद से नहीं, दूसरों से थोड़ा संभल कर रहिए। क्योंकि पेड़ अपनी लंबाई से नहीं, सड़कों की चौड़ाई से मारे जाते हैं। शुक्रिया।